भाई एविडेंस कैसे मिलेंगे आपको? जब आप सीज नहीं तो बुलडोजर चला देंगे और वो भी उसी कमरे में चलाएंगे जहाँ के आपको एविडेंस मिलेंगे। ये गलती है, ये महा गलती कहूँगा इसको। और जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। जिस भ्रष्टाचार की बात आपने की है, हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? जनप्रतिनिधि। लेकिन जो अंदर की रोडें हैं, कनेक्टिविटी गाँव से जुड़ी हुई है, वहाँ अभी भी ठीक करने की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे उत्तराखंड को लेकर और साथ साथ खास तौर पर गढ़वाल के विकास को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। थैंक यू संगत जी। रावत जी, सबसे पहले जो मेरा सवाल आपसे रहेगा वो यही कि सांसदों पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि सांसद जो है अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, तो मतलब क्या रीजन है इसका? देखिए, सांसदों को दिखना चाहिए। जनता के सेवक हैं जी। और जनता के बीच में रहना उनका कर्तव्य है। मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ तो मैं तो अधिकतर क्षेत्र में रहता हूँ। पार्लियामेंट चलता है, कमेटियाँ मीटिंगें होती हैं, उसके बाद जितना शेष बचता है तो क्षेत्र में ही रहना हमारा होता है। जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख सुख में हम लोग खड़े होते हैं। और जब कभी ऐसी घटना कर्म कभी हो जाते हैं तो तत्काल वहाँ पहुँचने का भी हम काम करते हैं। और साथ में क्षेत्र का जिस प्रकार का विकास होना चाहिए, और यदि इस प्रकार के इशू मुद्दे सेंटर गवर्नमेंट से संबंधित हैं तो उनको पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोग पुरजोर तरीके से उठाते हैं, ये हम करते हैं। लेकिन यदि कहीं सांसद लोग जनता के बीच से दूरी बनाते हैं तो अच्छा नहीं है। तो जनता के बीच में रहना हमारा कर्तव्य है और रहना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो खास तौर पर गढ़वाल की पहले हम बात करते हैं। देखने में आता है कि थोड़ा सा सड़कों को कुछ लोग वहाँ पर दिक्कत बताते हैं कि सड़कें ठीक नहीं है, तो सड़कों के लिहाज से क्या आपको लगता है कि गढ़वाल की जो सड़कें हैं वो दुरुस्त हो चुकी हैं? यदि मैं सड़कों की बात आपसे कहूँ तो जो आज उत्तराखंड के अंदर, गढ़वाल तो है ही, लेकिन साथ ही पूरे उत्तराखंड के अंदर यदि हम कह सकते हैं कि कोई काम दिखने वाला है, दिख रहा है, तो सड़कों का है। और वो सेंटर के द्वारा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता है चार धाम, और चार धाम को संरक्षण करना, उसको विस्तार करना, और उसको आज देश नहीं तो दुनिया के भी नक्शे में भी जो आया है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिसके कारण लाखों लाखों लोगों की संख्या आज बढ़ी है तीर्थयात्रियों की, वो सड़कों का भी एक मेन कारण है। तो चार धाम सड़क योजना है, ऑल वेदर रोड है, भारतमाला रोड है, और हिमालय को जोड़ने वाली सड़कें, यह काम वहाँ तेज़ी से बढ़ा, बल्कि दिख रहा है। कभी कभी हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते थे, मैं दिल्ली के अंदर ही बहुत सारे सांसद अन्य लोग मिलते हैं, तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने में 3 या 4 घंटे दिन लगते थे। कई बार रोड ब्लॉक हो गई तो कई दिन ठहराव भी होता था। आज ऋषिकेश से सुबह के 7 बजे चलो, रात्रि के 7-8 बजे बद्रीनाथ पहुंच जाओ। इस प्रकार की सड़कें, और साथ में यदि कहीं मलबा बरसात में गिर भी गया तो आपकी बड़ी बड़ी जेसीबी लगी हैं और मलबा साफ हो रहा है, ट्रैफिक चलायमान है। ये सड़कों का स्थिति। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आपने प्रश्न किया कि सड़कों का, आज जो अंदर की सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। आज मैं कहूँ कि वो सब ठीक हैं
तो हमने देखा भी हरीश रावत जी वो धरने पर बैठ गए और धामी जी भी अब सड़कों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को भी फटकार लगा कर हमने देखा है। तो क्योंकि देखिए मीडिया का हमारा काम होता है कि जो भी दिक्कतें हैं उसको हम आप लोगों तक पहुंचाएं और आप लोग उसमें काम करें, क्योंकि कहने को छोटा स्टेट है लेकिन वहाँ पर अंदर बहुत क्षेत्र हैं, बहुत गाँव हैं जहाँ पर दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो कि उन तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो ऐसे में हमारा काम यही रहता है कि हम आप लोगों तक चीज़ें पहुंचाएं, जानकारियां जितना हो सकता है, और उसमें आप लोग जो है एक्शन लें। तो उसी के मतलब कड़ी में यही था कि जो सड़कों की दिक्कत है, NH आई थिंक कुछ 534 बटा मुझे याद नहीं आ रहा 19 है 29 है, उसकी वहाँ पर गड्ढे वगैरह हो गए हैं। तो चाहेंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब दिखवाइए क्या दिक्कत है, ताकि जो आवाजाही में दिक्कत होती है वो ना हो। दूसरा यहाँ पर जिस तरह से हम बात करें यहाँ पर अस्पतालों की, तो कोटद्वार में ही आई थिंक एक बेस अस्पताल है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो कम रहते हैं। तो ऐसा क्यों है वहाँ पर? इसके अलावा एक आपका क्षेत्र नहीं आता है जैसे उधम सिंह नगर है, लेकिन वहाँ पर भी एक जो चिकित्सालय था, जिला चिकित्सालय, वहाँ पर भी सेम दिक्कत थी। हम लोगों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद जो है वहाँ पर अब डॉक्टर्स की तैनाती है, जिससे कि पब्लिक को दिक्कत ना हो। तो अगर आपके क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पर डॉक्टर्स कम है या नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा देखें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, आपका जिस तरह कहा कि मीडिया सामने लाता है बातें, और ये सत्यता है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारा चक्षु है, दर्पण है, और बहुत सारी जगहों पे जब वो जाता है तो उससे जानकारियाँ मिलती हैं, संज्ञान में बातें आती हैं। मैं साधुवाद दूंगा मीडिया, आप जैसे लोग जो लगे इस काम में, लेकिन इतना ज़रूर है, मैंने कहा कि जो रोडें, नेशनल हाईवे, भारतमाला रोड, चार धाम सड़क, आज तो ट्रेन भी पहुंचने जा रही है, लेकिन जो अंदर की रोडें हैं, कनेक्टिविटी गाँव से जुड़ी हुई है, वहाँ अभी भी ठीक करने की ज़रूरत है और उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। इतना नहीं तो अधिकारियों पे भी अंकुश कसने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं जब CM था, मैंने कई जगह ऐसा जो देखा कि गड्ढा लोगों ने दिखाया, रोका, मैंने तत्काल सामने ही कई को सस्पेंड करने का भी काम किया है, और आज उस काम को हमारे पुष्कर जी कर रहे हैं बड़े तेज़ी से। यदि कहीं ऐसी शिकायत मिलती है तो उस पर लगाम लगाने का काम करते हैं। ये सत्यता है कि आज कई जगह सड़कें अंदर की तरफ ठीक नहीं है, उनको करने की जरूरत है। एक बार बन जाती है, दोबारा से खराब हो जाती है। मान लीजिए रावत सरकार में एक बार बनी, लेकिन फिर जो है मतलब हरीश रावत सरकार में, कांग्रेस सरकार में बनी होंगी, लेकिन बीजेपी सरकार आई, उसके बाद फिर खराब हो जाती हैं। अब जो विपक्ष है वो आज की सरकार पे डालेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सड़क ऐसी चीज़ है जो कि बार बार उसमें जो है मरम्मत की उसमें ज़रूरत होती है। तो आज सड़कों में गड्ढे अगर हो चुके हैं कहीं कहीं, तो हालांकि अब अधिकारियों को 15 नवंबर तक का समय दिया है। तो क्या आपको लगता है कि 15 नवंबर तक के इस समय में, बहुत ही 15 दिन का कम समय है, लेकिन इतने रिसोर्सेज मतलब चीज़ें हैं उत्तराखंड सरकार के पास कि 15 दिन के अंदर सड़कें मतलब दुरुस्त हो जाएंगी क्या? देखिए, इच्छा शक्ति हो और काम करने की मनसा हो तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब काम करने की मनसा ही ना हो और इच्छा शक्ति ना हो तो संभव ही नहीं है। सड़कें टूटती हैं, बनती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बादल फटते हैं, भूकंप आता है, दैवीय आपदाएं आती हैं, बेमौसमी बरसात भी होती है, कब मलबा गिर जाए, खेत टूट जाएं, सड़कों पे आता है। साथ में बरसात तेज़ी से जब आता है तो स्वाभाविक है कि जो आपका रोडें, डामरीकरण और जो कोल तार होता है या अन्य रेत जो भी होता है मिक्सचर, तो वो पानी की जगह में टिक नहीं पाता, ये भी होता है। तो इसलिए बार बार ठीक करने की भी कई जगह ज़रूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है। तो वो, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसको तत्काल संज्ञान लिया कि नहीं लिया, समय पे उसको ठीक करने का काम आखिर किसका है, तो ये हमारी नज़र निगाह गई कि नहीं गई, ये देखने की ज़रूरत होगी। और यदि हमने इस तरह से देखा है तो निश्चित है कि वो ठीक किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ध्यान ही नहीं जाता और ध्यान दिया भी नहीं जाता, तो उसकी आज ज़रूरत है, आवश्यकता होगी, ज़रूरत है। लेकिन
कई बार जब मीडिया भी सामने लाता है तो फिर उसको ध्यान में हाँ, कुछ दिया सड़कें जाता बनवा चुके हैं संज्ञान में लाके। या खैर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम बात करें आपके मतलब 4 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आगे इलेक्शन भी है, तो हमने यहाँ पर बात कर ली अस्पतालों की, सड़कों की, शिक्षा पर, और आ जाते हैं खासकर गढ़वाल में। तो गढ़वाल में आपके क्षेत्र में क्या आपको लगता है कि जो स्कूल वगैरह हैं, खासकर सरकारी स्कूल, बेहतर कंडीशन में है आज के डेट में? देखिए, पहले की अपेक्षा आज विद्यालय अच्छे हो रहे हैं। अटल आदर्श विद्यालय हैं जिनको अच्छा एक मॉडल की तरह सरकार आगे ला रही है, कर रही है। अध्यापक पूरे हों, बैठने की छात्रों के लिए उचित व्यवस्था ठीक हो, और यही नहीं तो विज्ञान की सामग्री भी वहाँ उपलब्ध सारी हों, ऐसा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन वैश्विक प्राइमरी भी आज जितना ठीक होना चाहिए उतना है नहीं। मुझे इससे कोई वो नहीं कि मेरी सरकार, लेकिन उसको ठीक करने की ज़रूरत हमको है, क्योंकि आज अधिकतर यदि हम कहीं पलायन की बात करते हैं तो उसमें मुख्यतः जो विषय आता है प्रारंभिक, उसमें शिक्षा के लिए क्यों जा रहे हो भाई, बच्चों की शिक्षा के लिए नीचे उतर रहे हैं। तो यदि शिक्षा ठीक होगी तो स्वाभाविक है कि ठहराव आएगा प्लान में। स्वास्थ्य की बात आपने शुरू में की थी, तो स्वास्थ्य में भी डॉक्टर टिकना चाहिए, लेकिन मजबूरी डॉक्टर शहर से भागना नहीं चाहता, ऊपर दौड़ना नहीं चाहता। कई बार उनको भेजते भी हैं तो वो बीआरएस लेने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रकार की सुविधा उनको वहाँ नहीं मिलती, उस प्रकार का पेशेंट लगातार नहीं है, प्रैक्टिस नहीं होगी, और मैदान में शहरों में रह कर के वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ये भी एक रहता है, और बच्चों को पढ़ाना, अन्य चीज़ें ये भी वो देखते हैं। तो ये भी हमारे सामने कारण है। लेकिन पहले की अपेक्षा आज की डेट में डॉक्टर गए हैं, और इवन इतना ही नहीं तो पीएससी और सीएससी जो हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर पे होती हैं, वहाँ तक भी कोई ना कोई डॉक्टर पहुँचा है। मैंने तो देखा कि पहले कोई होता ही नहीं था, इतना था कि ये भी देखा कि जो जमादार है, झाड़ू लगाने वाला, वही दवाई बांटता था, फार्मासिस्ट तक भी नहीं होता था। आज फार्मासिस्ट भी है। कई जगह जब मैं था सीएम तो मैंने डॉक्टर भेजे हैं, एक नया श्रृंखला डॉक्टरों की, और उनको पहली तैनाती दी तो पहाड़ में दी है, और ऐसे पीएससी और सीएससी में दिया है। तो सबको लगा कि हमारे डॉक्टर आए हैं, और आज वही हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपने पलायन शब्द उठाया, तो इससे भी एक सवाल मेरे जहन में ये है कि हम अभी जैसे पौड़ी की बात करें, अंकिता केस हुआ, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीज़न थोड़ा पलायन भी कह सकते हैं उसको, नीचे मैदान तरफ आना पड़ा काम करने के लिए मजबूरन। तो क्योंकि पौड़ी से या पूरे गढ़वाल से कहें, खासकर पौड़ी से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पलायन हो रहा है, तो आप कैसे मतलब इसको रोक सकते हैं? जैसे आप सीएम भी रहे हैं, तो कुछ प्लान्स ऐसे कि पलायन ना हो, आपके क्षेत्र से पलायन ना हो, रोजगार वहाँ पे कैसे और बढ़ सकते हैं, प्रोडक्टिविटी उसकी हो सकती है, कोई प्लानिंग? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंकिता जैसा जो उसके साथ घटनाएं घटित हुई है, तो सभी को कष्ट हुआ, दुख हुआ, लेकिन वो भी एक कारण था जो आपने कहा कि पलायन, तो रोजगार के लिए बाहर निकलना, और सब पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है तो लड़कियां भी इस ओर आगे निकली हैं। यदि वहीं रोजगार होता तो शायद था कि नहीं निकलते वहीं। पलायन को रोकने के लिए मैंने पहले कहा कि शिक्षा का अच्छा होना, स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी प्राथमिकता देना, और कम से कम प्राथमिक उपचार वहाँ उसको मिल जाए। बाकी तो सड़क, बिजली, पानी तो सब जगह चली गई है, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2-3 चीज़ें। साथ में सबसे बड़ा रोजगार। तो लड़का पढ़ता लिखता है, रोजगार के लिए उसको फिर बाहर निकलना पड़ता है जब वहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं होता है। तो रोजगार के लिए प्लानिंग, और उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आज की डेट पे जैसे 4 धाम ये हमारा विकसित होने जा रहा है, ट्रेन जा रही है, सारे जा रही है, तो उससे भी ठहराव आएगा।
उसके लिए होम स्टे, आज यह बहुत तेज़ी से इस पे काम हो रहा है। नौजवान, मैंने अभी कल पूछा, कई लोग यहाँ से भी जा कर के होम स्टे का काम शुरू किए हैं। रोजगार के साधन, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना। भगवान की दया से हमारे पास ऑलरेडी प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छे अच्छे स्थान दिए हैं। स्विट्ज़रलैंड ने तो अपने आप में तैयार किया है, हमको तो ऑलरेडी प्रकृति ने दिया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा संवारने की आवश्यकता है और यात्रियों को सुविधा देने की ज़रूरत है। अच्छे अच्छे होटल हों, होम स्टे हों और अच्छी व्यवस्थाएं उनकी हों, तो उससे रोज़गार बढ़ेगा, यात्रियों को भी, अन्य पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी, तो वहाँ का नौजवान वहाँ रुकेगा। छोटे छोटे उद्यम खुलें, उद्योग खुलें। और मैं कह सकता हूँ आज दावे के साथ में कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस तरह की प्लानिंग हो रही है और जिस तरह चारधाम सड़क आज गई है, और यही नहीं तो ट्रेन का पहुंचना कर्णप्रयाग तक आने वाले समय में चारों धामों में जाएगी, जुड़ेंगे कनेक्टिविटी से, उससे कल बड़ी बड़ी मशीनें, हैवी मशीनें भी जाएंगी। आज सड़क अच्छी हुई, बड़े बड़े ट्रक भी जाएंगे। पहले मैं देखता था देहरादून से आगे बड़ा ट्रक जा ही नहीं सकता था, तो बड़ी बड़ी हैवी मशीनें जा नहीं सकती थी। इवन कि जो आपका डाट काली मंदिर है, वहाँ भी ट्रक पीछे रुक जाते थे, बड़े लंबे ट्रक आगे नहीं जाते थे, वहीं से फिर माल उठता था और छोटी गाड़ी जाता था। आज वहाँ भी कितना तेज़ी से कि सीधा ट्रक देहरादून पहुँचता है, आगे बड़े 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 ट्रक। तो कल यही हैवी ट्रक वाहन आगे पहुँचेंगे, तो छोटे छोटे उद्योग खड़ा होगा। जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं वो अब हिचकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और वहाँ अपनी अपनी मशीनें, हैवी मशीन जब जाएगी तो वहाँ उद्योग भी खुलेगा और रोज़गार भी बढ़ेगा। ये इस ओर हमको ध्यान देने की ज़रूरत होगी और उस ओर हम लोग बढ़ेंगे, आगे होंगे तो पलायन रुकेगा। ठीक है। दूसरा, आजकल उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर भी एक सवाल है ही, क्योंकि चाहे विधानसभा भर्ती ले लें या यूकेएसएससी पेपर लीक ले लें, तो कहीं ना कहीं ये सब करप्शन से रिलेटेड ही है। अब ये उत्तराखंड के अंदर जिस भी आप डिपार्टमेंट में देखेंगे करप्शन मिल ही जाता है। तो कैसे एक जो ज़ीरो टॉलरेंस वाली का एक रूल है जो, और दूसरा कैसे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है। हालांकि धामी जी काफ़ी प्रयास तो कर रहे हैं, एक ऐप भी लेकर आए हैं, तो ताकि कोई कंप्लेन अपना कर सकता है, नेम भी उसका डिस्क्लोज नहीं होगा। कैसे इसको रोका जा सकता है कि करप्शन फ्री उत्तराखंड कब होगा? देखिए, जो भ्रष्टाचार की बात कहूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड हम लोगों ने बड़े संघर्ष के द्वारा बनाया है। बहुत सारे नौजवानों ने, माताओं ने अपनी आहुति दी है, बहुत सारे घर बेघर हुए हैं, हाथों में दरांती लेकर चले, ऑफिसों को बंद करके सड़कों पे चले आए, नौकरी की परवाह नहीं की। और उस आंदोलन के बाद उत्तराखंड राज्य दिया, अटल जी ने उस राज्य को हमको दिया। आज मोदी जी उसको संवारने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी एक कल्पना थी कि कानून व्यवस्था ठीक होगी, उत्तर प्रदेश लचर थी, यहाँ अच्छा होगा, हमारी एक संस्कृति, हमारी पहचान बनी, हम भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे, नौजवानों के हाथों को मजबूती मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उस समय ये सब कहा था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पूरी तरह उस ओर हम लोग अभी भी बढ़े नहीं। और परसेंटेज जो होता है विभागों में, अन्य में, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आज बहुत जगह बताते हैं साहब, कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए कि मैं तो मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहा हूँ, आज इस पद पे भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर जीरो पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था,
जल निगम है, जल संस्थान, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%, कहा है भाई। हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था, तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य रहा है। नीचे जाने की जगह ऊपर ही चलते। अरे मैं इस बात को मैं बार बार भी कहता हूँ और कहा भी मैंने, और इसके लिए मैं किसी को दोषी ऐसा नहीं किया, कोई एक व्यक्ति तो दोषी नहीं है। एक व्यक्ति ये मैं कहूँ कि साहब कोई, तो ये मानसिकता है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यह मेरा प्रदेश है, यह मेरा परिवार है, यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। जिस भ्रष्टाचार की बात आपने की है, हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी, तो ये दोनों ही उतने दोषी हैं जितना एक बराबर। तो दोनों, सबको ठीक होने की ज़रूरत है और दोनों को, ये मेरा प्रदेश है, इसको ठीक करना मेरा काम है और इसको इससे उभारने का काम, इसको विकास तेज़ी से लाने का काम, आम जन विकास से जुड़े, यह होना चाहिए। और मैं तो उत्तराखंड का सौभाग्य मानता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह अलग जगह हैं और जिस तरह विकास के कार्यों को और जिस तरह पीड़ा दर्द उनको है, तो आज इस कारण विकास थोड़ा दिख रहा हो रहा है। तो यही है, लेकिन बाकियों को भी हमें सीख लेनी पड़ेगी, तो करना सभी को, सभी है, कोई भी हो। इस पे थोड़ा सा आते हैं, कानून व्यवस्था की भी आपने बात की। आजकल हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में थोड़ा सा फायरिंग हो रही है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। तो कहाँ जा रही है उत्तराखंड की कानून व्यवस्था? क्यों इसको मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, ये अंकिता भंडारी वाला ये दुर्भाग्यपूर्ण, मैंने पहले भी कहा और उसके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। मैं तो उन दोनों बहुत इंटीरियर में था, चमोली, जैसे मैंने कहा कि मेरा तो अधिकतर जनता के बीच में रहना होता है, दूर दराज के क्षेत्र। उस समय भी मैं 10-12 के उसमें दिन के लिए उधर पहाड़ों में इंटीरियर में। लेकिन जब एक घटना पता चला तो मालूम हुआ, तो मैंने संपर्क किया डीएम से, उसके पिताजी से सामने सामने बात हुई, क्या चाहते हो ये सारा। मैं श्रीनगर दौड़ के आया और बात हुई। तो उस दिन जब तक ये मिली भी ऐसा नहीं था, तो तब तक तो मैंने उनसे कहा कि भाई अभी तो जीवित भी हो सकती, रह सकती है, लेकिन इसको तत्काल हमें रिजल्ट चाहिए। मैंने डीएम को कहा, डीएम सामने पिताजी उसके बैठे थे, फ़ोन बात हुई पिताजी से, उन्हें क्या चाहते। उन्होंने कहा कि एक तो वो सीज होना चाहिए जहाँ ये घटना घटी, और दूसरा ये सब अरेस्ट और वो जल्दी उसको मिलना चाहिए, जहाँ भी ये ढूंढ होनी चाहिए उसकी। मैंने कहा ठीक है, दोनों काम। पिताजी से बात हुई, डीएम से सामने सामने बात हुई। डीएम ने कहा साहब हम सीज कर रहे हैं तुरंत, और ये सब हुआ, क्या चाहते हैं उन्होंने। मैंने कहा, लास्ट में वो श्रीनगर लाए, तभी मैं उनके गया जिस दिन बॉडी आई है। शाम को मैं उनको मिला श्रीनगर में, जबकि तब तक कोई नेता या अन्य कोई पहुंच भी नहीं। मैं एक आप रहे होंगे, और फिर मैं शाम को मैं मिला उस वेडिंग में, जब वो थे बैठे भोजन उसका मैं रात को पूछा। मैंने इतना भी कहा है कि इतने दिन बॉडी रह गई वहाँ, उसके बाद ये कि इसका दाह समय पे हो, बाकी हम काम करते रहे और जो भी होना चाहिए उसके लिए हम आपके साथ खड़े, ये सब चीज़ें तय की। लास्ट तक भी मैं उनको मनाता, फ़ोन में फिर बात हुई, अगले दिन जब हुआ तो बातचीत होती रही सभी से, उनके परिवार अन्य जनों से भी, डीएम सरकारी तंत्र से भी। मेरा कहना है कि वास्तव में जिस तरह घटना घटी है और उसके बाद जिस तरह उसको संभालना चाहिए था, उसको तत्काल सीज करना, लेकिन साथ साथ उसके बाद पहले बुलडोजर चला देना, तो ये आपको लगता नहीं कि गलती से गलती हो? वही बात कह रहा हूँ। तो केवल इतना था, भाई एविडेंस कैसे मिलेंगे आपको जब आप सीज नहीं तो बुलडोजर चला देंगे, और वो भी उसी कमरे में चलाएंगे जहाँ के आपको एविडेंस मिलेंगे। ये गलती है, ये महा गलती कहूँगा इसको, नहीं होना चाहिए था। हमने तो कहा कि सीज करो, और पहले सीज, लेकिन तत्काल बोलो अभी किसके कहने पे हुआ,
कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब ये तो जांच का विषय है। एसआईटी जांच हो रही है, मुख्यमंत्री एसआईटी के लिए कहा है, वो जांच कर रही है, कोर्ट में भी चल रहा है, तो ये तो जांच का विषय है क्या होगा। लेकिन जो निर्णय समय समय पे बदलना, ये सब होना, ये थोड़ा सा इसमें जो कुछ भी नहीं होना हुआ गलत उसके साथ में जो भी हुआ। लेकिन मेरे के साथ है वो लोग जो दोषी थे वो बंद हुए हैं और उनको सज़ा कानून देना चाहिए, मिलेगा जो उन्होंने भुगतान किया। दूसरा एक और बात, अगर अंकिता भंडारी को न्याय अगर नहीं मिलता है तो जितने ये रिसोर्ट वगैरह बने हैं उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में ज़्यादातर जो पर्यटक आते हैं इन्हीं जगहों पर ठहरते हैं। दूसरा जो बच्चियां एचएम वगैरह का कोर्स करती हैं वो यहीं पर काम करती हैं। तो अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हर एक माता पिता को अपनी बेटी के लिए एक डर रहेगा कि अगर रिसोर्ट में जॉब करेगी तो उसका कहीं ऐसी घटना ना घट जाए। और इस तरह के जो रिसोर्ट के मालिक होंगे जो इस तरह की अगर हरकतें करते हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं क्षय मिलेगी। और दूसरा जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जो रुकते हैं, ठहरते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की भावना, जो महिलाएं रुकती हैं, जैसे हम भी मीडिया में काम करते हैं, कहीं उत्तराखंड भी जा रहे हैं, वहाँ पर रुक रहे हैं, तो एक होटल रिसोर्ट में एक कंफर्ट फील करते हैं कि अपना सामान रख सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। लेकिन जब वो डर रहेगा तो ये चीज़ें, और दूसरा पर्यटक ही नहीं आएंगे तो ज़्यादातर टूरिज्म पे ही उत्तराखंड चलता है। तो कितना ज़रूरी भी लगता है आपको, एक तो मानवता के हिसाब से तो न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन दूसरा अगर हम एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो है कि निश्चित है कि अंकिता भंडारी भले बीच में नहीं रही, वो बेचारी के साथ जिस तरह हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके दोषियों को सज़ा मिलेगी, ये विश्वास हमारा है, और वो कहीं बच नहीं पाएंगे, बचना भी नहीं चाहिए। कानून अब अपना काम करेगा, लेकिन जहाँ तक पर्यटन की बात है, पर्यटन 2-3 तरह के हैं। एक तीर्थाटन, जो पहाड़ उत्तराखंड की बात करूँ तो जो बड़ी संख्या में केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहा है, लाखों की संख्या में टूट पड़ रहा है, वो एक धार्मिक आस्था है। दूसरा पर्यटक वो है जो पूरी तरह अपना घूमने के लिए और कुछ दिन समय बिताने के लिए और वहाँ की प्रकृति का आनंद लेने के लिए आता है, वो दूसरा तरह का है। कुछ ऐसा है जो कि अभी का जिस तरह ये जगह होटल बना था, ऐसे स्थानों पे जिस तरह होटल्स हैं उन पे अंकुश लगना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए, और साथ ही वो वैधानिक तरीके से खुले नहीं खुले हैं, ये सब चीज़ें उसकी भी आज ज़रूरत है। और ये जिस तरह का है तो ऐसे ही जहाँ दूसरी टाइप का, मैंने कहा कि उस लोग यंग जो जनरेशन और इस तरह का, तो उसको और हमको ध्यान देना पड़ेगा और पहचान भी करनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ हम होटल, रिसोर्ट, होम स्टे ये रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये पहचान करने की ज़रूरत, आवश्यकता है कि ये कैसे कैसे स्थानों पे अंदर, अब वो अंदर जहाँ वो जो मुझे बता, मैं तो आज दिन तक मैंने देखा भी नहीं उसे, जबकि मेरे क्षेत्र में आता है, मेरी लोकसभा का है, लेकिन वो कहाँ था क्या था ये भी मुझे मालूम नहीं है। इल्लीगल बना हुआ था, है ना। तो ऐसे होटलों को तो तुरंत निरस्त करके कैंसिल, और भी यदि हैं तो होना चाहिए। और यहाँ इस तरह के जो होटल हैं यहाँ गड़बड़ी आते हैं, मैं तो जो कहूँगा कि ऐसे मैंने 3 तरह का कैटेगरी बताई है, तो रोक लगना चाहिए। और तो पौड़ी मतलब जितने भी अवैध रिसोर्ट हैं इन सब पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा कि जो अवैध हैं, हाँ, और बिना परमिशन के बने हैं, निश्चित है उनकी जांच होनी चाहिए ना, बुलडोजर चलना चाहिए। अरे भाई, जब आपने कोई परमिशन ही नहीं ली है और सरकारी ज़मीन हड़प करके इधर उधर आपने करके, जो भी है, हाँ, निश्चित है। मैंने कहा ना कि इस पर अब जांच का विषय है और मुख्यमंत्री ने एसआईटी बिठाई है, वो सारा उसमें आएगा। लेकिन अन्य अदर्स भी जो हैं उन पे निश्चित है कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ होने की आवश्यकता ज़रूरत है। दूसरा मेरा ये कहना है
कि आज ये लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के तो थे ही पहले, लेकिन आज लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं, किसी भी क्षेत्र में, सब क्षेत्र में आगे हैं, अग्रसर हैं। और वो रिसोर्ट होटल, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, हम देखते हैं तो अन्य स्टेट प्रांतों तो बड़े बड़े होटल, वो तो ठीक है, लेकिन जो इस तरह का है तो उनके साथ एक नियम बनना चाहिए कि लड़कियों को 24 आवर्स न रखकर जो शाम का टाइम है 6-7 बजे 5 बजे तक, और उनको दिन की ड्यूटी देकर, और साथ में उनके लिए जो मालिक है, जो होटल मालिक है, उनके लिए वाहन की व्यवस्था और उस ठहराव तक जहाँ उनका निवास है तो पहुँचाने का भी काम होना चाहिए। ये वहाँ ज़रूरी है, इन स्थानों पे तो करना चाहिए, ये शर्तें रखनी चाहिए जब वो बनाते हैं, करते हैं। एक आखिरी सवाल, जो एक गांव आप लोगों को, सभी सांसदों को गोद लेना था, उसका क्या हुआ? कुछ देखिए, decide हो गया कौन सा निश्चित गांव और कौन हमने सा है? पूरे गांव के, पहले कभी एक गांव होता था 5 साल में, जो योजना थी केंद्र सरकार की, भारत सरकार की। अब उनका, अब भारत सरकार का जो गाइडलाइन था कि 5 गांव 1 साल इस तरह का गाँव लेना। मैंने 5 गाँव में लिए गोद, सभी में कार्य जारी है। 1-2 जो शुरू में लिए थे उनमें बहुत आगे हम बढ़ गए हैं, काम हुआ है, छोटा मोटा बहुत सारा। तो वहाँ पूरा अधिकारी लोगों की मीटिंगें भी लिए कई जगह मैंने, और जो जो वहाँ आवश्यकता थी, पानी है, बिजली है, सड़क है, वहाँ आसपास पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, और भी अन्य उद्यानिकी है, और भी जो वहाँ आवश्यकता ज़रूरत इस तरह का वहाँ हो सकता है, तो वो किया है हमने बहुत जगह। और वहाँ के लोगों ने कुछ जगह तो ये भी है कि स्वयं काश्तकार के रूप में, अन्य उसके रूप में, और साग सब्जी बहुत इस तरह वो गांव अपने आप में आगे बढ़े हैं, काम किया है। स्वरोजगार की तरफ भी उस, और उनको एक गाइडलाइन दिया है, तो उद्योग विभाग भी वहाँ गया, बहुत सारे गए, तो उस और काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम जो गांव गोद लिए हैं उनमें आगे पूरा लक्ष्य कार्य जारी होगा पूरा। एक और आखिरी सवाल, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की घटना है और अभी उस पर पुष्कर सिंह धामी और भी लोगों ने जो है बयान भी दिए हैं, तो हम चाहेंगे आप भी रिएक्शन दें। पौड़ी की बेटी नहीं रही 10-12 साल के बाद, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है कल मतलब तीनों आरोपियों को बरी कर दिया, जिसे हाई कोर्ट ने मौत की सजा डिक्लेयर करी थी। इससे कहीं ना कहीं झटका लगा है उन माँ बाप को भी, और पूरे उत्तराखंड के लोगों को, देश को भी। और कोर्ट पर हालांकि एक निराशाजनक एक कमेंट्स ही सभी जो व्यूअर्स हैं कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कैसे जब सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट में जहां डेथ डिक्लेयर कर दी जाती है कि मौत की सज़ा मिलेगी इन्हें, वही केस जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब उसके बाद कैसे उस बेटी को, पौड़ी की बेटी किरण नेगी, कैसे उसको अब दोबारा से न्याय दिला पाएंगे? कुछ पॉसिबिलिटीज आपको लग रही हैं? हालांकि धामी जी कह रहे हैं कि पूरी कोशिश वो भी करेंगे न्याय दिलाने की। देखिए, कानून कोर्ट जब इसके तहत होता तो फिर उसी लाइन से हम लोग चलते हैं, और फिर सरकारों के हाथों में ऐसा ज़्यादा रह नहीं जाता है। लेकिन जो उस बेटी के साथ में हुआ, वो मैं तो कहूँगा कि एक तरफ जब हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी थी तो लोगों को उम्मीद बनी, उसके परिवार को भी उम्मीद जगी। बेटी तो नहीं रही, लेकिन कम से कम उसके सौदागर और उसके जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया उनको कम से कम एक सज़ा तो मिली, तो एक थोड़ा सा डराया। करीब 6 तो साल हो चुके हैं जब हाई कोर्ट ने ये सजा सुनाई थी, तब से लेके मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। पहली बात तो ये इतना लंबा खींचना 10-12 साल कम नहीं होता है। लोग उम्मीद लगाए रहते हैं कि जल्दी से जल्दी लेके, एक ये भी जो ढिलाई है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, इससे बड़ी पावर तो और कोई है नहीं। हम लास्ट में जब कोई भी होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो उसने बरी करने का काम किया है। तो एक झटका भी लगा परिवार को, आम जन को धक्का भी लगा, और इसके लिए प्रयास करेंगे कि दोबारा से न्याय ही मिल जाता तो थोड़ा तो सुकून, प्रयास करेंगे कि दोबारा से
सरकार को भी हम लोग कहेंगे और अपनी तरफ से भी हम प्रयास जो भी है कि एक दोबारा से फिर इसमें रिवीजन वो हो, ये प्रयास करेंगे, कर सकते हैं कि एक बार फिर कोर्ट इसको संज्ञान ले, आगे बढ़ाए, सजा दे। ठीक है, चलिए उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये भी हमारे साथ गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत जी, जिन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से बेहतर है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी दिक्कतें वहाँ पर काम जारी है। और जो आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो जितनी भी उन्होंने गांव गोद लिए हैं उस पर कई सारे काम हो चुके हैं और जो अभी नहीं हुए वो वहाँ पर गतिमान है। मैं सरिता तिवारी, उत्तराखंड तक, दिल्ली।